कल आपने गोस थ्योरम करी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी गोस थ्योरम। गोस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करवाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताती है गोस थ्योरम। और गोस थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, हमने ये पहले ही पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट A ds, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, और जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लक्स। अब गोस थ्योरम ने ये बताया कि जो फ्लक्स होएगा वो Q by एप्सिलॉन, यानी कि Q क्या है, आपके क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज, आपके क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्लियर है? ये फ्लक्स हमने पहले ही पढ़ रखा था कि फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। इसका फार्मूला था E डॉट A ds, स्मॉल सरफेस का ds का निकाल दिया, पूरे के लिए हमने क्या कर दिया था, इसका इंटीग्रेशन। और इसकी हेल्प से हमने फिर क्या किया था, गोस थ्योरम को प्रूव किया था कि आपने E डॉट ds लिया, आपने एक स्फीयर लिया जिसके सेंटर पे चार्ज कितना था Q, इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा था Q, और आपने E डॉट ds निकाला स्मॉल सरफेस लेके, ठीक है। अब E की डायरेक्शन भी उधर और ds की भी सेम, ठीक है, और E बाहर आ गया था, ds का इंटीग्रेशन होगा ना 4 पाई r², और ये आपका प्रूव हो गया। तो ये थ्योरम प्रूव होते इसका मतलब क्या होगा कि गोस ने जो थ्योरम बताई थी दिस इज ट्रू, तो फिर ये तो बड़ा आसान हो गया ये फ्लक्स निकालना, कि फ्लक्स को हम सीधा ही क्या करेंगे भाई, कितना क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन। क्लियर है? मान लिया मेरे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, मान लिया मेरे पास एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, उसमें मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 कूलम चार्ज रखा है, कितना रखा है 2 कूलम, बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो सीधी बात है उस थ्योरम से कह देंगे दिस इज 2 डिवाइड बाय बस कितना फ्लक्स बनता है। आपके बात समझ में आएगी? फ्लक्स का एक हमें क्लासिकल फार्मूला आता था E डॉट ds, लेकिन गोस थ्योरम ने क्या बता दिया, एक और बता दिया, क्या हुआ भाई, सर अब फ्लक्स निकालने के आपके पास कितने फार्मूले होंगे, दो, एक तो शुरू वाला E डॉट ds, और दूसरा जितना चार्ज सरफेस के अंदर है वो चार्ज डिवाइड बाय। क्लियर है? तो फ्लक्स निकालने के लिए देखिए दो, जैसे वर्क डन के आपके पास दो तरीके आ गए ना, एक तो अपना पुराना था, ठीक है, वर्क का पुराना फार्मूला क्या था, W इज F डॉट S, F डॉट ds की तरह है, और नया क्या सीखा प्लस 2 में, नया सीखा कि वर्क का हमने पोटेंशियल इनटू ए चार्ज। इसी तरह फ्लक्स का एक फार्मूला तो ये हो गया, और दूसरा गोस ने डायरेक्ट बता दिया। अब आप दो तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हो, एक तो E डॉट ds करके, कोई भी सरफेस देगा आपको, हम स्मॉल सरफेस मान लेंगे ds, वहां पर E की डायरेक्शन देखेंगे, ds की देखेंगे, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और E तो लगभग बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होना है, ds का, किसका होना है, ds का, क्योंकि आपने इस टॉपिक में देखा उस थ्योरम में कि E की वैल्यू क्या थी, E is 1 by 4 pi epsilon चार्ज by distance square, इसको तो हमने बाहर में लिया था, और किसका इंटीग्रेशन आ रहा है, ds का, तभी तो आंसर आया था 4 pi epsilon चार्ज by r square, और ds का आ गया था 4 pi r square, 4 pi से 4 pi कैंसिल, r square से r निकलेगा, क्या होगा epsilon करेगा। आपकी बात समझ में आई कि सारी मिला के कहानी है कि फ्लक्स कैलकुलेट कराने के दो तरीके हैं, तो E डॉट ds वो तो ऐसे निकलता है, उसमें E की वैल्यू बाहर रहती है क्योंकि कांस्टेंट है, चार्ज पे और r पे डिपेंड करती है, ds का इंटीग्रेशन होता है, और दूसरा तरीका डायरेक्ट। क्लियर है? दो तरीके सभी को आने चाहिए, कैसे निकालते हैं ये होगा, ये तो बस ये देखना आपने चार्ज कितना है क्लोज सरफेस पर। क्लियर? अब नेक्स्ट, ये तो पीछे वाला मैंने आपको एक बार रिवाइज करवाया है, नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गोस थ्योरम। गोस थ्योरम के हेल्प से आप कूलम्ब्स लॉ को निकाल के दिखाओ। अब देखो बड़ा इजी है, एक बार कल वाला जो टॉपिक है वही लेते हैं दोबारा से। भाई मेरे पास एक स्फीयर है,
जिसका रेडियस है r, सेंटर पे चार्ज रखा है वो पॉइंट के ऊपर है q। क्लियर? ये पॉइंट है p। अगर मैं कहूं भाई मेरे को यहाँ पर मैंने q नोट चार्ज रख रखा है, कितना चार्ज क्या है q, और आप कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बता दो कि फोर्स कितनी लगेगी, तो आप कहोगे सर F लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। पहला चार्ज तो Q, दूसरा चार्ज है Q नॉट है, और बटे में डिस्टेंस कितनी है भाई, रेडियस r है तो ये भी r होगी, तो डिवाइड बाय r का स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ है। क्लियर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r। लेकिन टॉपिक क्या है कि कूलम्ब्स लॉ को आप रिड्यूस करो यानी निकालो इसको, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। इसकी हेल्प से गॉस थ्योरम निकालेंगे, कोई बात नहीं। फोर्स निकालनी है, आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बटे में चार्ज। आप किसी तरह है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो इस पॉइंट पे, और क्या नोट का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी फोर्स आ जाएगी, और इतनी आनी। चलो निकालते हैं, वही अपना सिस्टम अडॉप्ट करो। प्लस निकालना है फाई, जिस स्मॉल सरफेस मान लेंगे हमने पूरे सरफेस से निकालना है, और ये इसका मेथड है कि आप स्मॉल सरफेस से कैलकुलेट करो जी, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये स्मॉल सरफेस मान लिया मैंने टी पॉइंट पे ds, तो इसका स्मॉल फ्लक्स हो गया d फाई e डॉट है ds। डायरेक्शन देखो ये किधर है, बाई टेस्ट चार्ज रखेंगे इधर जाएगा, एरिया के लिए आउटवर्ड दोनों की सेम। दिस इज e ds से cos 0 की वैल्यू 1 है, d फाई आ गया e ds। पूरे के लिए इसका इंटीग्रेशन d फाई का तो हो गया पाई बाई e, तो बाहर है, क्यों बाहर है बताओ? क्योंकि e की वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फ्रॉम सदा ही इंटीग्रेशन से क्या होते हैं बाहर। हमें क्या पता चला जी ये कांस्टेंट है? अरे आप देख लो, अगर इस चार्ज से यहाँ e की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज क्या कांस्टेंट हो, ये r भी कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट है, e तो क्या आ गया। क्लियर? और phi इज इक्वल टू e, और स्फीयर का देखो ये तो स्मॉल सरफेस एरिया या ds। अब इंटीग्रेशन में पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का, और पूरा कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? आपके पास ये फ्लक्स आ गया e इनटू में 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है फ्लक्स, क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो दिस इज क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट, क्या हुआ यहां से e निकाल दो, e क्या हो गया, e हो गया q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। भाई e आ गई, अब तो क्योंकि ये उधर जाके डिवाइड में आ गया ना, e एक तरफ और एक तरफ। फोर्स निकालने, फोर्स क्या होती है e इनटू q नॉट, तो f क्या हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा q नॉट से, तो q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो पहले ही था इनटू q नॉट। क्या ये कूलम्ब्स लॉ नहीं है क्या? आपने कूलम्ब्स लॉ निकाल दिया इससे गॉस। ये रिडक्शन ऑफ फ्लक्स है, वो सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उनमें सुनो क्या बात है, मैं मेन आपको बता देता हूं कंसेप्ट क्या है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा इजी है। आपसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सबको पता है, पॉइंट चार्ज से तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा था एक दिन टॉपिक आए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा या सिग्मा या रो, ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे होगा। यानी वो आपको बार-बार अलग-अलग प्रॉब्लम देगा कि उसके पास एक वायर है ऐसे पॉजिटिवली चार्ज, उसके पास सिर्फ लेंथ है, तो बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर ये कह देगा जी एक स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये फार्मूला नहीं लगा सकता। आपके पास समझ आ रहा है नहीं? फिर कहेगा एक सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर भी चार्ज है,
बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको पता ही नहीं कितना है। आपकी बात समझ में आई? तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम देगा और आपसे क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी और ये गोस थोरम टेक्निक, इनका सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे फर्स्ट काम क्या है, जो भी प्रॉब्लम देगा हम उसका एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। सिमेट्रिकल गॉसियन, सिमेट्रिकल में क्या कि हर डायरेक्शन में उसकी जो सिमेट्री हो, सिमेट्री एक तरह से एक रूप का एक से, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे रहना, ठीक है। तो पहला काम तो क्या, गॉसियन सरफेस ड्रा करना, ई निकालनी है। ई कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनो भाई। फ्लक्स निकालेगा आपको कितने तरीके आते हैं, आप कहोगे सर दो, मैं कहूंगा बताओ, आप कहोगे सर पहला तो ये है कि phi E डॉट ds, ठीक है, ये फ्लक्स। मैं कहूं कि इससे कैसे कैलकुलेट करोगे, आप क्या करोगे आगे, आप कहोगे सर पहले तो हम E और ds में एंगल देखते हैं कितना है, उसके हिसाब से होगा। अगर cos 90 तो हो गया तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, और 0 हो गया तो आंसर मैक्सिमम आ जाएगा। फिर जी ठीक है, cos मान ले 0 हो गया तो डॉट प्रोडक्ट खुल गया, आ गया eds। अब क्या करोगे, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, हम उसको बाहर निकालेंगे और phi आ जाएगा E डॉट eds का इंटीग्रेशन, बस ds की वैल्यू रख देंगे जी सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया क्या रख देंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, ये पूरा सरफेस एरिया कितना, स्फीयर की बात करें तो ये हो जाएगा E * 4 pi r। क्लियर है? एक तरीके से फ्लक्स निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा गोस थ्योरम वाला कि E डॉट ds किसके बराबर होता है, दिस इज क्या हुआ एप्सिलॉन के, और दूसरा phi क्या हो गया, क्या हुआ एप्सिलॉन। आपकी बात समझ में आ रही है? निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोनों इक्वेशनों में ये भी phi की वैल्यू, ये भी, क्योंकि दोनों तरीके से निकाल दो फ्लक्स ही रहे ना। तो अब E है, इसमें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर है, इसको बराबर रख देंगे E इनटू में 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन। बस E निकालना है, E एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ, हो गया आपका खत्म। बस आपके बात समझ आई, क्या निकालना आपने E। दोनों तरीके से फ्लक्स निकाल देंगे, E डॉट ds वाले में से E एज इट इज बाहर रहेगा और दूसरा चार्ज का एप्सिलॉन, E एक तरफ बाकी सारे। तो फर्स्ट टॉपिक में आपको करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। Electric field intensity due to a thin uniformly charged wire। आपके पास एक थिन वायर है, जो यूनिफॉर्मली का मीनिंग क्या है कि चार्ज हर जगह बराबर है। आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एक बात कहो, सिर्फ लेंथ के ऊपर चार्ज है, विड्थ नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो क्या लेना चाहिए हमने, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना चाहिए लैम्डा। अब भूल तो नहीं गए भाई, सिर्फ लाइन पे लगा लेंगे लैम्डा, सरफेस पे है तो सिग्मा और वॉल्यूम है तो रो। हमने ये बात कर रखी है, तो आपकी लाइन पे है, यहां लिख देंगे इतना ही, लेट लैम्डा इज ए लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, गॉसियन सरफेस ड्रा करना। कैसा करें, इस पे
स्फीरिकल करें या सिलेंड्रिकल? सिलेंड्रिकल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस स्फीयर में तो सिमेट्री नहीं बनेगी। मेरी बात समझ गए नहीं? सिमेट्री ना बने मैंने स्फीयर मान लूं मैं, तो फिर उसका भी ये चार्ज तो नजदीक हो जाएगा, यहां से कट करेगा और बाकी दूर हो जाएगा। तो हमने क्या क्या लिखे? लेट अस ड्रा cylindrical Gaussian surface of the radius r, of the radius है इसका रेडियस कितना है, क्या कैलकुलेट करना है? मेथड क्या है? दोनों तरीके से फ्लक्स निकालना है। पहला तो निकालिए हमें फर्स्ट तरीका E डॉट ds, phi is equal to E डॉट ds, ठीक, प्लस E डॉट ds प्लस ये पहले तरीके से फ्लक्स निकाल रहा हूं, लेकिन ये क्या करते हैं सर, आपने 3 बार लिख दिया, सही है? क्यों लिख दिया मैंने 3 बार? भाई यहाँ पर सिलेंडर है, अब इसका जो सरफेस है, एक तो ये प्लेन सरफेस हो गया फर्स्ट है, एक ये सेकंड है, और तीसरा इसका कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ, आप समझ रहे हो? ठीक है, 3 क्यों ले लिए? एक ले लेते भाई, 3 इसलिए ले लिए क्योंकि सभी का नॉर्मल अलग-अलग डायरेक्शन में है, सभी का नॉर्मल क्या है? अलग। देखो कैसे भाई, इसका नॉर्मल कहीं सिलेंडर है तो आउटवर्ड ही होगा, एरिया की तो डायरेक्शन में बता रखी है, ये भी आउटवर्ड है, और इस कर्व की बात करें ये भी आउटवर्ड। आपकी बात समझ में आ गई? नीचे भी आउटवर्ड। तो मैंने ये तो क्या लिया कर्व्ड सरफेस के लिए, और ये फर्स्ट प्लेन सरफेस फर्स्ट, और ये ठीक है जी, तीनों का अलग अलग निकालेंगे। देखो पहले कर्व की बात कर लेते हैं, कर्व सरफेस। तो फाई क्या हो गया? दिस इज E डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos ऑफ 0। 0 तो देखो भाई इस वायर के ऊपर चार्ज है सिर्फ, अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखूं, आप बताओ ये किधर जाएगा? E की डायरेक्शन देखनी है ना कि नहीं? किधर जाएगा? ये पॉजिटिव रिपेयर करेगा, किधर जाएगा? और एरिया भी किधर है? एरिया वेक्टर आउटवर्ड, दोनों सेम, cos 0 की वैल्यू 1। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, प्लस बड़ा सा 0 क्यों सर? देखो अगर मैं इस प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, यहां टेस्ट चार्ज रख दूं, देखो बताओ किधर जाएगा ये क्लाउड? भाई ये पॉजिटिव इधर जाएगा, एरिया किधर है? इधर है, एंगल कितना बन गया ये 90, और cos 90 कितना होता है? 0। वही बात यहाँ है भाई, कहीं पे भी रख लो, अगर मैं इसको नीचे रखूंगा तो भी ये तो नीचे चला जाएगा, और एरिया ये रहा। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कि कहीं पे भी आप रखो, चार्ज कहां चला जाएगा? नीचे, और एरिया इधर, एंगल कितना बन गया 90, cos 90 क्या होता है? आप इन दोनों को ना दिखाओ, मैंने तो समझाने के लिए कहा है। आप यहाँ लिखो फोर कर्व्ड सरफेस, तो ये आ गया, एंड आप लिखोगे फॉर बोथ प्लेन सरफेस एंगल बिटवीन E एंड ds is 90, so contribution of flux is 0। आप ये बिल्कुल भी मत लिखो, आप कर्व्ड सरफेस का निकाल के लाइन लिख दो, फॉर बोथ प्लेन सरफेस angle between E and ds is 90, so their contribution to flux is 0। केवल किसका है? कर्व। आगे क्या करते हैं इसमें बताओ? आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है? ये आ गया phi is equal to E ds का इंटीग्रेशन। क्या करते हैं आगे? E को बाहर रखते हैं, ये हमें पता है, तो लो जी E मैंने रख दिया बाहर, और किसका इंटीग्रेशन है? ds का। भाई सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? सभी बच्चों को पता होगा, 2 pi r l। सपोज l इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ कितनी देंगे? तो कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 pi r l। तो मैं क्या लिख दूं? दिस इज E into में 2 pi r l,
एक तरीके से हमने फ्लक्स निकाल दिया E डॉट ds वाला से। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, डायरेक्ट निकालना गॉस थ्योरम से कि क्या हुआ ऐसा है। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या हुआ क्या है, क्या चार्ज है जी, कौन सा चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस क्या है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है सर के L लेंथ होना y क्योंकि L लेंथ का है, L लेंथ पे जितना चार्ज है उतना चार्ज सिलेंडर के अंदर है। अब L लेंथ के ऊपर में तो कितना चार्ज है जी, एक यूनिट पे तो लैम्डा होता है, एक यूनिट लेंथ पे तो L लेंथ पे कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू L, तो क्या होगी वैल्यू क्या आ गई, इसलिए लैम्डा इनटू L बाई, दोनों तरीके से मैंने फ्लक्स निकाल दिया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर क्या होगा इसको E into 2 pi r L is equal to lambda L by क्या निकालना चाह रहे हैं E, L से L कैंसिल, E एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ, lambda by 2 pi r तो E आपने निकाल दी, E is inversely proportional to R, inversely proportional to R। बड़ा इजी टॉपिक था, सभी एप्लीकेशन में ही आपने ऐसे करना है कि फ्लक्स के हमें दो तरीके आते हैं, तो E डॉट ds वाला उसमें एंगल पुट करके E बाहर रहेगा, बाकी का ds का इंटीग्रेशन, और दूसरा सीधा चार्ज बाई एप्सिलॉन, और दोनों फ्लक्स की वैल्यू बराबर कितनी E एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ। आपके बात समझ में आएगी, बस अब दिमाग की थोड़ा सा लगाने की बात क्या रही, एक तो कोस एंगल देखना और दूसरा भाई गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसमें आप लैम्डा यूज करोगे कि आप रो यूज करोगे कि आप सिग्मा यूज करोगे, ये बड़ी सिंपल है। अगर लेंथ हो तो हम क्या यूज करेंगे, सीधा लैम्डा। अगर सरफेस एरिया है तो सिग्मा, मीडियम सरफेस सिग्मा होता है, और अगर वॉल्यूम है तो हमें रो यूज करेंगे। आपका ये टॉपिक